ऐसा कहा जाता है कि बाबूजी की मम्मी जो थी वो एक परी थी। परियां होती है परियां, तो कि बाबूजी की मम्मी एक परी थी। ऐसी कहानियां है कि भाई जो परियां होती है वो कभी कभी धरती पर घूमने के लिए आती है। स्वर्गलोक में रहती है, पर उनको कभी लगता है कि चलो थोड़ी नाइट वॉक करके आते हैं, तो अपने धरती पर आती है। कि वो नाइट में आती है हमेशा। कि नाइट में क्यों आए, कि यदि दिन में आए तो उनको दिन में लोग जागते रहते हैं, दिन में कोई देख लेगा, और यदि किसी परी को यहाँ का कोई बंदा देख ले तो उसकी शक्तियां समाप्त हो जाती है, फिर वो वापस अपने स्वर्गलोक में नहीं जा। इसलिए धरती पे तब उतरती है जब धरती के ऊपर सारे लोग सो जाते हैं, नाइट में यहाँ पे घूम के चली जाती है। ऐसा एक बार कोई एक परी धरती पर घूमने के लिए नाइट में उतरी, गलती से उसका जहाज मारवाड़ में लैंड कर गया। जाना तो और कहीं होगा, यहाँ उतर गया। यहाँ उतरते भयंकर वाली गर्मी लगी, उसको लगा मरा दिया, आज तो कहाँ पे आ गए अपने। तो वहां पास में एक तालाब था, जहां पे उतरी तो उसको लगा मैं तालाब में स्नान कर लेती हूँ, और तालाब के अंदर नहाने लग गई। धांधल जी जो कि बाबूजी के पिताजी थे, ये वहां से अपना घोड़ा लेके पास से कहीं जा रहे थे। उनके घोड़े को प्यास लगी, वो जानते थे, लोकल आदमी थे कि यहाँ पर पास में तालाब, तो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस तालाब की तरफ ले गए। लेकिन जैसे वो तालाब के पास पहुंचते हैं, धांधल जी क्या देखते हैं कि सामने तो एक परी नहा रही है। धांधल जी स्टेच्यू हो गए। उस परी को जब पता चला कि उसे एक टक लगातार कोई देख रहा है, तो उसने उसकी तरफ देखा और देखेगा मिस्टर तुम जो कोई हो पर धांधली कर रहे हो, इस प्रकार से नहाते हुए देखना नहीं चाहिए। और अब मेरी तो शक्तियां समाप्त कर दी तुमने, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी। और धांधल जी ने कहा किसने कहा वापस जाना है। और धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा विल यू मैरी मी। परी के पास में और कोई चारा भी नहीं था, तो परी ने धांधल जी को कहा भाई मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। मेरी एक शर्त यह है कि मेरे लिए एक अलग से महल बनवा के देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है बनवा दूंगा, मैं राजा का भाई हूं, महल बनवा के दे सकता हूं। एक उस महल में बिना मेरे से पूछे कोई भी आएगा नहीं, जो भी आएगा वो मेरे से एंट्री पूछ के परमिशन लेके एंट्री लेगा। ठीक है, कहा तुम खुद भी आओगे तो परमिशन लेगा, कोई बात नहीं। अब रानी का उस परी का एक अलग से महल, उस महल के अंदर वो रहे, जिसको भी जाना हो उसके अंदर पूछ के जाए। समांतराल बीतने पर उस परी के एक बेटा हुआ, जिस बेटे का नाम क्या रखा गया, पाबू। क्या रखा गया, तो पाबू के लिए कहा जाता है कि पाबू जी बेहद हैंडसम थे। अपने जितने लोग देवताओं में सबसे फूट रहे, सबसे हैंडसम कोई हुए तो कौन हुए, मम्मी भी चले गए। धांधल जी पे जाते तब तो क्या ही फूट रहे होते है ना, फिर तो अपने मारवाड़ी एकदम प्योर जैसी ब्यूटियां होती है वैसे ही होते। पर मम्मी पे गए तो थोड़े ठीक हुए। अब वो माँ के साथ में अपने उस महल में रहते बाबूजी। एक दिन धांधल जी को किसी ने कह दिया कि यार तुम्हारा महल और तुम पूछ पूछ के जाते हो, आ जाऊं क्या चला जाऊंगा, कभी जाऊं ना, उसमें क्या पूछने की बात है, तुम तो कम से कम मत पूछो। और उस दिन धांधल जी बिना पूछे ही वहां महल में चले गए। और महल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां महल में वो परी तो आई नहीं, वहां महल के अंदर एक शेरनी बैठी है, और पाबू उसके साथ खेल रहा है। पाबू शेरनी का दूध पी रहा है। और शेरनी ने जैसे ही धांधल जी को देखा, वो वापस कन्वर्ट हुई परी में, और उसने कहा मैंने इसी दिन के लिए मना किया था, मैं परी हूं, मेरे पास शक्तियां हैं कि जब मेरे पास कोई नहीं रहता तब अपना रूप परिवर्तन कर सकती हूँ, और मैं अलग अलग भेष बना बना के, अलग अलग रूप बना बना के यहाँ पे रहती हूँ। अब तूने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, इसलिए अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, अब मैं मेरे वापस स्वर्गलोक में जाऊंगी। एक माँ की अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है, एक दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, और जब बड़ा हो जाए तो उसे अपने कंधों पे, अपनी पीठ पे खिलाए उसको। अब मैं इसको पीठ पे कंधों पे खिला तो नहीं पाई, लेकिन इसको मैंने दूध पिला के बड़ा कर दिया, अब तू जाने और तेरा काम जाने। तो कहते परी तो यहां से चली गई थी। बाद में धांधल जी के एक और रानी थे जिनका नाम था कमला दे। क्या नाम था, कमला दे ने पाल पोस के बड़ा किया था। तो कमला दे तो उनको पालन करने वाली माता थी, वास्तव में जो माता थी वो तो कौन थी, एक अरे बाबूजी बड़े हुए तो बाबूजी की सगाई की गई अमरकोट की राजकुमारी के साथ। अमरकोट की राजकुमारी कौन है, शुभ दिन लगन मुहूर्त दे के बाबूजी की शादी तय की गई। बाबूजी की जब बारात रवाना होने लगी, बाबूजी राजकुमार है, राजा के भाई के बेटे हैं, बाबूजी तैयार हुए, बहुत सुंदर लगे, एकदम यूं साफे बांधे, शेरवानी पहनी, कलंगी सिर पे, एंटीना सारे लगाए। एंटीना होता है ना, दूल्हे क्यों लंबा सा लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सारे लगाए। बाबूजी के दो खास दोस्त, एक दोस्त का नाम चांदा, एक दोस्त का नाम, और चांदा और दामा खूब तैयार, जोधपुरी कोट पैंट पहन के, ऊपर तक बटन बंद करके, डीओ वीओ छिड़क के तैयार हो रखे। और चांदा डामा ने बाबूजी कहा बाबूजी यार जोरदार लग रहे हो आज तो, छज्जे तोड़ दोगे अमरकोट के, क्या तोड़ दोगे। पहले यूं गांव में कोई ज्यादा फूटरा दूल्हा होता उसके लिए कहा जाता कि इसकी जब बारात जाएगी तो छज्जे टूटेंगे। कि पहले गांव में मकान बनाते तो उनके बाहर बाहर की तरफ वो छज्जे निकले हुए रहते, क्या निकले रहते, बाहर की तरफ दो चबूतरा से निकाल देते छत के ऊपर से, उसको क्या बोलते, छज्जा। और जब ज्यादा भीड़ हो जाती है, छत पे भीड़ हो गई तो लोग कहाँ पे खड़े होते थे, छज्जों। तो कि बींद को देखने के लिए गांव में वैसे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैं कई बार बताते हूँ गांव में महिलाएं फिर यूं एंटीना लगा लगा के,
दूरबीन लगा लगा के देखती रहती। छतों पे महिलाएं खड़ी होगी घूंघट वैसे करके देखती है। तो कहा भाई महिलाएं ज्यादा हो जाएगी तो छज्जों पे आगे खड़ी होगी, छज्जे टूट जाएंगे बाद में, और यार बहुत फूट रहे लग रहे हो। पर बाबूजी यार अपने पास अच्छा घोड़ी नहीं है, अपने पास अच्छी घोड़ी हो तो बीन कितना फूट रहा लगे और अच्छा लगते वहां पर। अब बाबूजी ने कहा घोड़ी तो अपने पास जो है वही होगी। तो चांदा और दामा ने कहा यार बाबूजी, अपने गांव में एक देवल नाम की महिला है, देवल नाम के एक चारण महिला थे, और उनके पास में घोड़ी है, जिस घोड़ी का नाम क्या है, केसर। और यार वो घोड़ी बहुत फूट रही है, क्या नाचती है क्या चलती है घोड़ी। यदि वो घोड़ी तेरे को मिल जाए और यदि यार आप उस पे बैठ के घोड़ी पे जाओ तो मजा आ जाए यार। जितने सुंदर आप उतनी सुंदर केसर काल में, उतनी प्यारी केसर काल में, और ज्यादा अच्छे लगोगे। तो चांदा डामा को भेजा कि जाओ तुम केसर कालमी को लेके आओ। चांदा डामा गए देवल के पास और जाके कहा कि देवल बाबूजी बीन बने हुए हैं, बारात लेके जा रहे हैं अमरकोट, तुम्हारी घोड़ी चाहिए, क्या तुम घोड़ी दे सकती हो। उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं भाई, मेरे पास गायें हैं खूब सारी, और मेरे गायें चराने वाला ग्वाला जब गाय चराने के लिए जाता है तब इस घोड़ी को लेके जाता है। पहले गायों की लूटपाट होती बहुत ज्यादा, तो कल को गायों की कोई लूटपाट हो जाए तो मेरा जो ग्वाला उसके पास यदि घोड़ी होगी तो फटाफट भाग के आएगा और बता तो देगा कि भाई गायों की चोरी हो गई। यदि घोड़ी नहीं होगी तो बताएगा भी कैसे, और मेरी गायों को लूट के कोई ले जाएगा। चांदा डामा वापस आए, उन्होंने कहा भाई वो तो नहीं दे रहे, पर यार बाबूजी तुम खुद ट्राई करो एक बार तो बात बन सकती। बाबूजी खुद दूल्हे की वेशभूषा में कह रहे, जाका माँ देवल, आपकी घोड़ी की इतनी चर्चाएं हैं, मुझे घोड़ी दे दो तो अपना अच्छा लगेगा, मारवाड़ का अच्छा लगेगा, मैं अच्छा लगूंगा, और हम जल्दी ब्याह करके वापस आ जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी घोड़ी वापस दे देंगे। देवल ने कहा जल्दी तो कैसे आ जाओगे, यहाँ से अमरकोट जाने में 2-3 महीने लगेंगे, आने में को 2 महीने लगेंगे, बारातें धीरे धीरे जाती भाई, इतनी लंबी चौड़ी बारात होती, बीच में घोड़े रोके फिर आगे चले फिर आगे चले, फिर बारातें पहले जाती तो महीना महीना रुक जाया करती थी। तो बारात वहां जाएगी रुकेगी, तुम यूं 3-4 महीनों में वापस आओगे, तब तक तो मेरी गायें लूट के कोई ले जाएगा पीछे से। बाबूजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से तेज गति से जाएंगे, तेज गति से वापस आएंगे, वहां पर ब्याह वाले दिन के अलावा हम रुकेंगे नहीं, जितनी ब्याह की रस्में वो खत्म हुई उसके बाद हाथों हाथ आ जाएंगे। और यदि बीच में भी हम यहाँ से जा रहे हैं और तुम्हारे गायों की लूटपाट हो जाए तो मेरे पास एक समाचार भेज देना, मैं बीच में ही आके तुम्हारे गायों की रक्षा करूंगा। मैं बारात लेके जाऊंगा नहीं, शादी करने जाऊंगा नहीं। मैं वहां पहुंच गया, वहां जाने के बाद मैं तोरण मार रहा हूं और मुझे समाचार मिला कि तुम्हारी गायों की लूटपाट होगी, मैं तोरण मारना छोड़ दूंगा, जाऊंगा। मैं खाना खाता हुआ तो मैं खाना खाना छोड़ दूंगा, मैं फेरे लेता हुआ तो मैं फेरे लेना भी छोड़ दूंगा, तुम्हारी गायों की रक्षा पहले करूंगा। तो ठीक है, तो उसने देवल ने दे दी, भाई लेके चले जाओ। बाबूजी यहाँ से अमरकोट पहुंचे तो कहते वो घोड़ी वाकई बहुत सुंदर थी, और घोड़ी जब वहां तो अमरकोट में चारों तरफ ऐसी बातें, मारवाड़ वाले गैर सब तरफ बातें करेगा, हमारी जैसी घोड़ी देगी, कैसर काल में जैसी घोड़ी देखी, घोड़ी बहुत सुंदर नाचे। अमरकोट वालों को भी यूं बड़ा अजीब सा लगेगा, यार ठीक है तो घोड़ी की तारीफें कर रहे हैं। तो अमरकोट वालों ने कहा बाबूजी को कि इतनी क्या घोड़ी की तारीफ कर रहे हो, हमारे घोड़े के साथ दौड़ करवा के देख लो। पहले ये बारातें लेके जाते तब दौड़ करवाना और कुश्तियां करवाना और ऐसे काम हुआ ही करते थे, तो लोग दौड़ करवा के देख लो इसके साथ में। तो कहा हाँ करवा लो भले ही दौड़, पर आज नहीं करवाएंगे, 3-4 दिन बाद करवाना दौड़। क्यों, आज तो हमारी घोड़ी थकी हुई है। तो उनका डर गए बस। बाबूजी ने कहा डरने वाली बात नहीं, जयकांत सिकरे का ईगो हट मत करो, आप आज ही करवा लो बोले। और कहते बाबूजी अपनी केसर कालमी पे बैठते हैं, बाबूजी का एक साड़ा अपने घोड़े पे बैठता है, दौड़ करवाते हैं, और केसर कालमी उस घोड़े को तो कहीं पीछे छोड़ देती है। अब चारों तरफ और बात है कि यार केसर कालमी इतनी अच्छी। तो बाबूजी जब तोरण मारने के लिए वहां पर पहुंचे तो उन्होंने तोरण ऊंचा बांध दिया, तोरण समझते तो तोरण ऊंचा ऊंचा बांध दिया। वैसे भी आपने हिंदी पढ़ी होगी, तोरण मारना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है शक्ति प्रदर्शन करना। क्या मतलब होता है, पहले क्या है, राजकुमारियों की जब शादी होती तो बारात कई बार एक राजकुमारी के लिए 2-3 जने ब्याह करने आ जाते, तो वो तोरण बाद में ऊंचे बांधते और कहते जो राजकुमार ऊंचा तोरण मार देगा उसके साथ क्या कर देंगे, शादी। इसलिए वो बाद में मुहावरा ही बन गया कि अभी भी गांव के अंदर कोई आदमी कहे कि मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, तो गांव वाले कहते हैं चुप रहे, कौन से तोरण मार के आए थे। कि तोरण मारना मतलब क्या है, शक्ति प्रदर्शन करना। तो तोरण बहुत ऊंचा बांधा। बाबूजी ने देखा, बाबूजी को लगा यार घोड़ी के ऊपर खड़े भी हो जाए ना तो तोरण नहीं लगे, इतना ऊंचा तोरण बांधा है। और अमरकोट वालों ने कहा मार देखे, आज तोरण मार दोगे तब तो ब्याह करके चले जाओ, वरना रवाना हो यहाँ से। बाबूजी लगा रही है तो बेइज्जती है यहाँ आने के बाद में। तो वो बाबूजी केसर कालमी के हाथ फेरते हैं और केसर कालमी को यूं कहते हैं जैसे आज इज्जत तेरे हाथ में, कि आज यदि तू यहाँ पे तोरण मरवा देगी तब तो ठीक है, आज यदि तोरण नहीं मरवा पाई तो अपनी क्या हो जाएगी, बेइज्जती। कि मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी, केसर मत ना दीजिए थारो मारो पोत, मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी। ये केसर आज तेरा और मेरा दोनों का भेद मत दे देना, आज मारवाड़ वाले राठौड़ों को यहाँ पे लज्जित मत कर देना। केसर ने कहा तुम चिंता ही मत करो, इसको ढोल बजाए। तो बाबूजी वो जो ढोल बजाने वाला लड़का था उसको कहते हैं
कि ढोली रा छोरा तू तो मदरो ढोल बजा। मदरा मतलब धीमे धीमे। कोई ढोल रे धमाके मारे कैसर घोड़ी नाच सी, तुम्हारी ढोल के धमाके पे कैसर नाचेगी। वो कैसर नाचती है, नाचते नाचते बाबूजी उसकी लगाम खींचते हैं। कैसर अपने पिछले दोनों पैरों पे खड़ी हो जाती है, अगले दोनों पैर हवा में ले जाके उसके ऊपर टांग देती है, कंगूरे पे एकदम, कि जो गढ़ था उस गढ़ के एकदम उस दीवार पे ले जाके लटकाती है। बाबूजी आराम से घोड़ी पर बैठे बैठे तोरण मारते हैं। घोड़ी वापस जब पैर नीचे खींचे तब गड्ढ की ईंटें साथ में लेके आती है अपने। अब तो यूं चारों तरफ हो रहा रहे कि यार इतना तकड़ा यूं तोरण मारा। और बाबूजी की तो मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी, उस कहानी में ये बातें थी कि ये सब देख के फूलमदे की जो सहेलियां थी वो जल भुन गई। फूलमदे को जब ये समाचार मिला तो फूलमदे बड़ी राजी हुई, और फूलमदे को लगा मेरे आला सरदार है ना। उसको लगा कि यार बार सहेलियों ने आके कहा अरे क्या जोरदार तोरण मारा है, कितने फूट रहे हैं बाबूजी। अब बाबूजी फेरों में आके बैठे। बाबूजी ने 3 फेरे लिए। कितने फेरे लिए? इतने में देवल वहां पे बाल बिखेरे हुए गालियां निकालते हुए फेरों में ही आ गए। और मैंने कहा था तुम्हें मेरी घोड़ी लेके मत जाओ, उस दिन तुम कह रहे थे ना तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगा, अब करो मेरी गायों की रक्षा। यहाँ बैठ के आराम से फेरे खा रहे हो, उन गायों को तो कौन बचाए, अब तुम्हें कौन सी बातें याद आएगी। बाबूजी ने कहा चिल, तो बताओ तो सही कौन लेके गए। तो कहा मेरी गायों को जींद्राव खिंची ले गया। कौन ले गया? नागौर में एक जगह पड़ती है जायल। कौन सी जगह? जायल का राजा था जिसका नाम क्या था? बाबूजी का रियल बहनोई था। बाबूजी की बहन की शादी किसके साथ में की हुई थी? जिंदराव खिंची की। फिर आपको लगेगा कि सर ये बारात में क्यों नहीं गया? भाई बाबूजी की जीजाजी हो गए ना। तो बाबूजी की बहन की शादी करने के बाद से ही बाबूजी के परिवार की जिंदराव खिंची से बननी बंद हो गई थी। और जिंदराव खिंची अपने ससुराल कभी आता ही नहीं था। उल्टा जिंदराव खिंची खार खाया हुआ बैठा था कि जब बाबूजी की बारात जाएगी तब मैं इनके गांव पर आक्रमण करके इनकी गायें लूट लूंगा। तो बेचती है ना गांव की, भाई तुम्हारे गांव को हम लूट के ले गए थे। तो जिंदराव खिंची जैसे बाबूजी की बारात गई वो गायें लूट के यहां से ले गया था। तो कहा जायल का राजा जिंदराव खिंची मेरी गायें लूट के ले गया। बाबूजी जिन्होंने अभी केवल 3 फेरे लिए थे वो अपना वो हथजोड़ा जो हथलेवा बंधा होता है उसको खोल देते हैं गठजोड़े को, और खोल के उन अमरकोट वालों से माफी मांगते हैं कि नहीं भाई मैं इनको वचन दे के आया था कि तुम्हारी गायों की यदि लूटपाट हो जाएगी तो मैं किसी भी स्थिति में हुआ तो आके तुम्हारी गायें बचाऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई वचन न जाए। तो 3 फेरे छोड़ के बाबूजी वहां से आते हैं, जिंदराव खिंची के साथ लड़ाई करते हैं। जोधपुर में गांव पड़ता है देचू। कौन सा गांव है? वो देचू नाम के गांव में लड़ाई करते हैं। हालांकि वो गायों को बचा लेते हैं लेकिन उस युद्ध में बाबूजी लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। हमने देखा कि एक व्यक्ति अपने वचनों की रक्षा के लिए इसलिए वापस आ गया था कि गायों को लूट के ले गए थे, गायों को बचाना जरूरी था। हमने देखा कि एक व्यक्ति के लिए शादी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, अपने वचनों की रक्षा, गायों की रक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हमने ऐसे महापुरुषों को देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो ऐसे कौन से लोग देवता जो अपनी शादी बीच में छोड़ के आ गए थे? किसकी रक्षा के लिए? कौन से गांव में लड़े? किसके खिलाफ लड़े? कहां का राजा था? गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज, गायों की रक्षा के लिए बाबूजी अपने 3 फेरों के बाद वापस आ गए थे। बाबूजी अपने 3 फेरों के बाद वापस आ गए थे। बाबूजी रिटर्न बैक आफ्टर हिज 3 राउंड्स। बाबूजी अपने 3 फेरों के बाद वापस आ गए थे। बाबूजी रिटर्न बैक आफ्टर हिज 3 राउंड्स। इंग्लिश में कोष्टक में फेरा लिख लेना। 3 फेरों के बाद वापस आ गए थे। लाइन चेंज करके लिखो। देचू नामक गांव में एट विलेज नेम्ड देचू। देचू नामक गांव में एट विलेज नेम्ड देचू। देचू नामक गांव में, देचू जोधपुर में गांव पड़ता है ना। देचू नामक गांव में एट विलेज नेम्ड देचू जायल के राजा जिंदराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए बाबूजी शहीद हो गए थे। जायल के राजा जिंदराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए बाबूजी शहीद हो गए थे। बाबूजी वॉज मार्टिर्ड while fighting against Jindrao Khinchi of Jayal. Babuji was martyred while fighting against Jindrao Khinchi of Jayal. जायल के राजा जिंदराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए बाबूजी शहीद हो गए थे। जायल के राजा जिंदराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए बाबूजी शहीद हो गए थे। बाबूजी was martyred while fighting against जिंदराव खिंची of जायल। जायल नागौर में पड़ता है। जायल कहां पे पड़ता है?
कितने फेरों के बाद आ गए थे? पश्चिमी राजस्थान आज भी शादी में 4 फेरे ही लेता है। शादी में कितने फेरे लिए जाते हैं? 4 फेरे होते हैं। गांव में पूछ लेंगे भाई 4 ही फेरे क्यों लेते हो? नाम तो वैसे सुनते हैं फेरे कितने होते हैं? 7। तो 4 ही क्यों लिए? तो कहते 3 बाबूजी ने ले लिए थे। किसने ले लिए थे? तो ये बाबूजी को सम्मान दिया गया, 3 फेरे बाबूजी लेके आ गए थे, तो अब अपने पूरे 7 नहीं लेने, अपने फेरे कितने लेने? तो इसलिए आप शादियों में देखना कभी, ये फिल्मों में और ऐसा यूं बताया जाता है कि भाई 7 फेरे हैं, बाकी फेरे कितने होते हैं? 3 में लड़की आगे रहे, 1 में लड़का आगे रहे, तो फेरे 4 ही होते हैं। तो वो जो लॉजिक दिया जाता है गाँव में, वो क्या दिया जाता है? 3 किसने ले लिए थे? बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? राम लक्ष्मण वे थे। लिखो फिर मैं बताता हूँ। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण। किसका अवतार मानते हैं? गांव में और कहानियां सुनाते हैं, तब कहते हैं कि गांव में जब कहानियां सुनाए, कोई कहे कि भाई बाबूजी 3 फेरों के बाद वापस आ गए, लड़ते हुए मारे गए, तो कहानी सुनने वाले को तो अरे भाई कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहानी सुनाने वाला कहता है कि नहीं भाई रे, ये तो विधाता के लेख है, ये तो पहले से तय था कि बाबूजी कितने फेरे लेंगे। कि कैसे? तो फिर कहानी सुनाने वाला कहता है कि राम लक्ष्मण जब वनवास में गए हुए थे, राम लक्ष्मण सीता जब वनवास में वहां वन के अंदर रह रहे थे, तो एक दिन वहां पे राम जी के पास में रावण की बहन आती है, शूर्पणखा। कौन आती है? तो शूर्पणखा के लिए कहा जाता है कि शूर्पणखा बेहद सुंदर थी, अपने टाइम की मिस श्रीलंका थी। तो वो आई और उसने आके और राम जी को कहा कि मुझे आपसे शादी करनी। उसने राम जी को प्रपोज किया पहले आके, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा नहीं भाई, मेरे साथ तो सीता जी है, लक्ष्मण अकेला है, वैकेंसी खाली है, तुम लक्ष्मण से बात कर सकती हो। लक्ष्मण उस समय एक पानी के कुंड से पानी निकाल रहे थे, पानी का कुंड था, वहां से पानी निकाल रहे। वो लक्ष्मण के पास गए, लक्ष्मण को उसने जाके कहा कि मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। लक्ष्मण ने मना किया उसको। लक्ष्मण ने कहा नहीं, मैं यहाँ भाई भाभी का ख्याल रख रहा हूँ, यहाँ तेरे से फ्रेंडशिप करता घूमू। तो शूर्पणखा उसके पीछे पीछे दौड़ती है कि नहीं मुझे करनी है। लक्ष्मण उसके आगे आगे भागता है। वो उस कुंड के चारों तरफ 4 चक्कर काटते हैं। कितने चक्कर काटते हैं? और चौथे चक्कर के जैसे ही कंप्लीट होता है, लक्ष्मण को गुस्सा आता है, लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देता है। और शूर्पणखा ने कहा कि प्रपोज ही तो किया था, इसमें नाक काटने की बात कहां से आ गई? और लक्ष्मण ने कहा कि देखो, इस त्रेता युग में तो मैं तुमसे किसी भी प्रकार के शादी विवाह फ्रेंडशिप नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि हमने इस कुंड के चारों तरफ 4 चक्कर काट लिए। कितने चक्कर काट लिए? 4 चक्कर काट लिए। हम कलयुग में वापस पैदा होंगे, कलयुग में मैं बनूंगा पाबू और तुम बनोगी फूलम दे, बाकी के 3 फेरे हम वहां लेंगे, बाकी के 3 फेरे वहां लेंगे। तो फिर गांव वाले कहते हैं भाई रे, बाबू जी के हाथ में थोड़ी था 3 फेरे लेने, ये तो पहले से तय था। लक्ष्मण ने कहा था कि हम कितने फेरे लेंगे? 3। तो यहाँ पर उनको कितने फेरे लेने थे? तो बाद में बाबू जी किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का।